सभी बच्चों का स्वागत है। आज के सेशन में हम क्लास 6 विज्ञान जिज्ञासा के अध्याय 11 जो कि है प्रकृति की अमूल्य संपदा नेचर्स ट्रेजर का संक्षेप में अध्ययन करेंगे और इस अध्याय में दिए गए जो मुख्य बिंदुएं हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही संक्षिप्त में। इससे पहले के जितने भी वीडियो लेसन हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस अध्याय में हम प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य संपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनमें जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उनमें से अधिकतर जो है प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, चट्टानें, जीवाश्म ईंधन इत्यादि। इसके अलावा मनुष्य भी अपने उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाता है, जिन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो इस अध्याय में हम प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए इन्हीं जो संपदाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चित्र में आप बच्चों को देख पा रहे हैं जो स्कूल की छुट्टियां मनाने गांव में आए हुए हैं और इन्हें गांव में काफी आनंद मिल रहा है, क्योंकि शहरों में जो है खुले स्थान कम होते हैं, पेड़ पौधे कम होते हैं, घनी जनसंख्या होती है, प्रदूषण काफी ज्यादा होता है। उसके अपेक्षा अगर गांव का जीवन देखें तो काफी जो है यहाँ पे हरा भरा पेड़ पौधे, जंगल, पशु पक्षी दिखाई देते हैं। और गांव में जो है शहरों की अपेक्षा जनसंख्या भी कम होती है। तो यहाँ पे जो है बहुत ही जो यहाँ की मौसम है सुहावनी दिखती है, हवा जो है ताजी होती है, शुद्ध होती है ना। तो यहाँ पे शहरों की अपेक्षा ज्यादा शांति मिलती है और काफी आनंद आता है। यहाँ भूमि और सूर्या जो शहर से गांव अपने दादी घर आए हुए हैं छुट्टियों में, वो एक दिन सुबह अपने दादी को जो है एक पेड़ के नीचे श्वास संबंधी व्यायाम करते हुए देखती है ना, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए देखती है। दादी भी उन्हें व्यायाम करने के लिए बुलाती हैं और बताती हैं कि मैं गहरी श्वास ले रही हूं और बाहर छोड़ रही हूं। यह क्रिया जो है फेफड़ों में शुद्ध हवा लेने में सहायक है और हमें स्वस्थ रखती है। तो यहाँ हमें भी श्वसन संबंधी जो एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, वो हमें करना चाहिए। और वायु हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, इसका पता लगाने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है कि आप जितना संभव हो सके अपने नाक को कुछ देर के लिए बंद करके देखें। आप कुछ ही सेकेंडों में जो है आपका दम घुटने लगेगा और आप जो है आप अपना नाक जो है जल्दी से छोड़ देंगे और फिर सांस लेने लगेंगे। आपको यहाँ पे सावधानी भी रखनी है कि श्वास को इतना देर मत रोके कि आपको असहज लगने लगे। तो सिर्फ चेक करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को बंद करें। आपको असहज जैसे ही फील होने लगेगा आप अपने नाक से जो है हाथ को हटा दें और सांस लेना शुरू कर दें। ठीक है। जब हम लंबे समय तक श्वास रोकते हैं तो शरीर को जो है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, अतः हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो हमें वायु से मिलती है। अन्य जीवों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम भोजन अथवा जल के बिना तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। और बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में उपस्थित कुछ गैसों के नाम आपने सुना होगा, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि। यहाँ हम समझते हैं कि वायु में कौन कौन सी गैसें हैं और उनकी मात्रा कितनी है। प्रतिशत जो है प्रत्येक 100 में अंशों की संख्या होती है। इसे जो है इस संकेत द्वारा, यह प्रतिशत का संकेत है, दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे आप 100 वर्ग देख पा रहे हैं। इसमें से जो ब्लू वाला वर्ग है ये 78 वर्ग को दर्शाता है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि वायु में जो है 78% नाइट्रोजन गैस होती है। और उसके बाद ये जो रेड कलर में आप वर्ग को देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे कुल मिलाकर 21 है। यह दर्शाता है कि वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% है, यानी कि 100 में से 21 जो है वो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर हो जाते हैं 99%। और बाकी का जो 1% भाग है उसमें ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि हैं।
पेड़ों पर पत्तियों की सरसराहट, रस्सी पर लटके कपड़ों के हिलने या पंखे को चलाने पर अथवा किसी खुली पुस्तक के पन्नों की फड़फड़ाहट आदि द्वारा आपने वायु की उपस्थिति का अनुभव किया होगा। और बच्चों, चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। कभी कभी यह बहुत तेजी से चलती है जैसे आंधी के समय, या कभी कभी यह धीमी गति से चलती है जैसे बयार या मंद पवन कहते हैं। और बच्चों, आपने गत्ते या कागज का बना हुआ फिरकी या फिर प्लास्टिक से बना हुआ फिरकी मेले इत्यादि से खरीद करके हवा की मदद से इसे जो है चलाया होगा, घुमाया होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं पवन चक्की, ठीक है, विंड मिल इसे कहा जाता है। पवन चक्की भी जो है फिरकी की भांति ही कार्य करता है। पवन चक्की और फिरकी की कार्य प्रणाली जो है वो समान है। पवन चक्की के पंखों को क्या करती है, घुमाती है। यह हवा के कारण जो है इसके पंखे घूमते हैं। आटे की चक्की कुएं से पानी ऊपर खींचने या विद्युत उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जा सकता है। भारत में अनेक पवन चक्की फॉर्म हैं। पवन चक्की फॉर्म वह क्षेत्र है जिसमें अनेक पवन चक्कियां पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करती हैं। उनमें से कुछ पवन चक्कियां जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं कि तमिलनाडु का मुंहपंडल पवन चक्की फॉर्म, राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की पार्क और महाराष्ट्र का ब्रह्मा वेल पवन चक्की फॉर्म हमारे देश के कुछ प्रमुख पवन चक्की फॉर्म हैं। तो यहाँ पे जो है अनेक पवन चक्कियां लगी हुई हैं और इनके उपयोग से जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है और अन्य कार्य भी किए जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि वायु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल भी हमारे लिए अति आवश्यक और अमूल्य है। यदि आपको पीने के लिए जल न मिले, विशेषतः जब आपको प्यास लगी हो, तब आपको कैसा महसूस होगा। तो आइए अब हम आगे जल यानी कि वाटर के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, वायु के बाद जल भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, यानी कि जल के बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो बच्चे हैं वो अपनी अज्जी यानी कि दादी के साथ जो है पौधों को पानी दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जल का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं? तो बिल्कुल आप कहेंगे कि पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए और भी अनेक कार्यों के लिए हम जल का उपयोग करते हैं। चाहे वो पौधों को पानी देना हो, सिंचाई करना हो, जानवरों को नहलाना हो या भोजन पकाना हो, इन सब कार्यों के लिए जो है हमें जल की आवश्यकता होती है। और जहां तक जल के स्रोतों की बात करें कि ये जल हमें प्राप्त कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, तो बच्चों, जल के जो मुख्य स्रोत हैं उनमें से एक तो है कि वर्षा, क्योंकि जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल से तालाब, नदी, नहर सब भर जाते हैं और फिर नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है और फिर समुद्र जो है महासागर से मिल जाते हैं। इस प्रकार जल हमें अनेक स्रोतों से मिलता है, जैसे कि वर्षा हो गया या फिर नदी, तालाब, झील, झरने, कुआं या फिर चापाकल कहें, जिसको हैंडपंप भी कहा जाता है, या फिर आज के आधुनिक समय में जो है मोटर लगाकर जो है भूमि का जो जल है, भौम जल जिसे कहते हैं, ग्राउंडेड वाटर जो है जमीन के अंदर जो पानी रिस रिस कर जाकर जमा होता है, उसे भी हम क्या करते हैं, मोटर लगाकर बाहर निकालते हैं और फिर नल के द्वारा जो है घरों तक पहुंचाते हैं। तो नल भी जो है जल का एक स्रोत है। इसके अतिरिक्त समुद्र है, महासागर है, ये सब भी जल के स्रोत हैं। इन सबसे हमें जल मिलता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ, यानी कि 3 में से 2 हिस्सा, लगभग कहें कि 100 में से 70% जो है वो जल है। अधिकांश जल महासागरों एवं समुद्रों में पाया जाता है, परंतु यह जल जो होता है, जो समुद्र के अंदर या महासागरों के अंदर जो पानी है तो काफी बड़ी मात्रा में, लेकिन ये लवणीय होता है, नमकीन होता है। इसको सैलिन वाटर या फिर सॉल्टी वाटर आप कह सकते हैं। इसलिए यह जो पानी है वो घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इन सभी गतिविधियों के लिए हमें मृदु यानी कि लवण रहित या कहें कि अलवणीय, जिसमें लवण मिला हुआ नहीं हो, वो पानी चाहिए होता है, जो पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादरों अथवा हिम यानी कि नदियों या झीलों में और पृथ्वी की सतह के नीचे जो भूजल के रूप में पाया जाता है, ठीक है, उसकी आवश्यकता हमें होती है। हिम या भूजल से मृदु अलवणीय जल प्राप्त करना कठिन होता है। मृदु जल कुछ मात्रा में तालाबों, नदियों, झीलों और कुओं से सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। और बच्चों, जल जो है एक अमूल्य संपदा है, जल ही जीवन है, एक एक बूंद जो है कीमती है। तो हमें जल का जो उपयोग है वो बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। हमें जल
को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। आप यहाँ पे एक तालिका बना सकते हैं जिसमें हम दैनिक गतिविधियों में जल की जो व्यर्थता है, किस तरह से हम पानी बर्बाद करते हैं, उसे यहाँ पे नोट करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है पानी हम अपने दैनिक कार्यों को करने में बर्बाद करते हैं। जैसे नहाने के लिए अगर नल चलता रहे तो हम 3-4 बाल्टी पानी लगा देते हैं, जबकि 1 बाल्टी पानी से हम आसानी से नहा सकते हैं। जैसे हाथ धोना हो तो काफी देर तक नल को चालू रखे हुए हैं और पानी जो है बर्बाद कर रहे हैं, या कपड़े धोने के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा पानी आप बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब कार्यों को करते समय हमें जो है जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल की हानि को कम करने की कई विधियां हैं। उदाहरण के लिए उपयोग में ना होने पर नल को बंद करना एवं जल के रिसाव को, अगर कहीं से मान लिया जाए आपका नल खराब हो गया, पानी बार बार जो है टपक रहा है या गिर रहा है, तो उसको सही करवाना। जल का पुनः चक्रण एवं जल संचयन भी जल बचाने में सहायक है, यानी कि पानी को जो है हम किस तरह से रिसाइकल करें। पानी तो नेचुरली रिसाइकल होता है, फिर भी अगर हम पानी का जो है किस तरह से उपयोग करें और किस तरह से जल का संचयन कर सकते हैं, पानी को जो है बचा के रख सकते हैं। हमारा देश विभिन्न नदियों, झरनों और झीलों से समृद्ध है, यानी कि हमारे देश में ये सारी जो है काफी ज्यादा हैं। क्या आपने प्लास्टिक थैलियों और रैपर्स आदि को जल की सतह पर तैरते हुए देखा है? तो जी हाँ, नदियों और तालाबों में हम इस तरह की चीजों को देखते हैं जो हमारी गलती के कारण जो है इसमें पहुंच जाता है। हम मृदु जल के स्रोतों में कचरा यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को फेंक कर उन्हें प्रदूषित कर देते हैं, उन्हें गंदा कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। घरों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जब हम जल स्रोतों में फेंक देते हैं तो ये जो है जल को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो हमें कभी भी जो कचरे हैं या फिर अपशिष्ट पदार्थ है डायरेक्टली जल स्रोतों में नहीं फेंकना चाहिए। और जहां तक मृदु जल के स्रोत की बात करें तो मृदु जल के जो स्रोत हैं, यानी कि जो पानी उपयोग करने योग्य है, जैसे नदी तालाब का पानी जो खारा नहीं होता है, ठीक है, तो इनके स्रोत क्या हैं, सीमित हैं। और मृदु जल के स्रोत सीमित होने के कारण भारत के अनेक भागों में जल की कमी है। कुछ स्थानों पर लोगों को पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ता है। सभी के पास जल की समान उपलब्धता नहीं है, इसलिए हमारे लिए जल का संरक्षण करना और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हमें इसे प्रदूषित होने से भी बचाना चाहिए ताकि यह सभी जीवित प्राणियों के उपयोग के लिए उपयुक्त रहे। आप जल संरक्षण की कौन कौन सी विभिन्न विधियां सोच सकते हैं? और आगे बच्चों, जल संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए कुछ विधियां दी गई हैं। सबसे पहला जो है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बारिश का पानी छत से जो है पाइप से गिर करके जिस तरह से हमारे यहाँ पे गलियों में नालियों से होता हुआ कहीं निकल जाता है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वर्षा जल को पाइप के द्वारा इस तरह से नीचे एक संयंत्र बना करके इसमें जो है टंकी बना करके इस पानी को यहाँ गिराया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुत से भवनों में वर्षा के जल को बाद में उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित एवं संग्रहित किया जाता है। इसे वर्षा जल संचयन कहा जाता है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसे कहा जाता है। वर्षा का जल घरों, आवासीय क्षेत्रों और विद्यालयों में संचयित किया जा सकता है। भारत में वर्षा जल संचयन की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। उदाहरण के लिए राजस्थान एवं गुजरात में पानी की कमी के कारण जल संचयन के लिए बावड़ी एवं बाव बनाए गए हैं। ठीक है, इन बावड़ियों में जल संचयन की एक अनूठी व्यवस्था है। इनमें न केवल वर्षा का जल बल्कि आसपास की झीलों, तालाबों और नदियों से रिसने वाला जल भी संचयित होता है। और बच्चों, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका महत्व यह है कि इस दिन जो है जल को किस तरह से हम स्वच्छ रख सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह से जल की उपलब्धता बनी रहे, किस तरह से जल की जो बर्बादी है उसको हम रोक सकें, इन सब चीजों पे जो है चर्चा होती है, लोगों को जागरूक किया जाता है। आगे है सूर्य से ऊर्जा। बच्चों, पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य ही है ना। सूर्य से हमें प्रकाश और गर्मी मिलती है और इसका उपयोग हम चीजों को सुखाने के लिए भी करते हैं। पेड़ पौधे जो है सूर्य की प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, अपना पोषण करते हैं और फिर इन्हीं पेड़ पौधों को कई जानवर खाते हैं और मनुष्य भी जो है पेड़ पौधों से अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, दालें, दलहन, तिलहन, ये सारी चीजें हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसमें मांस, मछली, अंडा और इत्यादि को छोड़ दें तो ज्यादातर जो चीजें हम खाते हैं वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही नहीं कर पाएंगे।
तो फिर उनका जीवन जो है असंभव हो जाएगा। और जब पौधे नहीं होंगे तो कोई भी जीव जीवित नहीं होगा, ना ही शाकाहारी और ना ही मांसाहारी जीव बच पाएंगे, क्योंकि शाकाहारी जीव तो डायरेक्टली पेड़ पौधों को ही खाते हैं और मांसाहारी जीव जो है वो शाकाहारी जंतुओं को मार के खाते हैं। तो जब पेड़ पौधा ही नहीं होगा तो शाकाहारी जीव भी नहीं बचेंगे, और जब शाकाहारी जीव नहीं होंगे तो मांसाहारी जीव भी नहीं बच पाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है सूर्य का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, तो यहाँ देखिए पौधों द्वारा भोजन बनाने में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, कपड़ों को सुखाने में। इसके अलावा जो है सूर्य के प्रकाश से हम भोजन भी बना सकते हैं सौर कुकर के थ्रू। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके हम बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार के अनेकों कार्य हैं जो हम सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य की ऊर्जा से हासिल करते हैं। और यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा से संबंधित यहाँ पे जो भूमि और सूर्य हैं, दो बच्चे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पे चित्र में एक गाय जो है घास खा रही है और भूमि का कहना है कि इस गाय को देखो, यह घास खा रही है और उससे ऊर्जा प्राप्त कर रही है। लेकिन इस बच्चे का कहना है कि नहीं, मुझे लगता है कि इस गाय को ऊर्जा जो है सूर्य से मिल रही है। अब ये बच्ची जवाब देती है कि गाय धूप में खड़ी है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इसे सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। तो फिर सूर्य कहता है कि गाय घास खा रही है, घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो बिल्कुल ही सही बात है। अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, इस प्रकार गाय को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपके अनुसार किसका कथन सही है? तो हम कहेंगे कि सूर्य का जो कथन है वो सही है, क्योंकि जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होता, सूर्य का ऊर्जा नहीं होता, तो घास जो है बढ़ नहीं पाता, सरवाइव नहीं कर पाता, जीवित नहीं रह पाता। और जब ये नहीं होता तो गाय को घास कहाँ से मिल पाता? तो इस तरह से मुख्य स्रोत जो है ऊर्जा का वो सूर्य ही है। सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। सूर्य पृथ्वी पर सभी सजीवों को ऊष्मा यानी कि गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और आगे है कि भारत में अनेक परिवारों में सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा जो है छठ जैसे पावन पर्व भी मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, आपने छतों, विद्युत के खंभों के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल पर सौर पैनल देखे होंगे, सोलर सेल लगा हुआ देखा होगा। सौर पैनल सौर ऊर्जा को एकत्रित कर विद्युत उत्पादन करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में खाना बनाने अथवा सौर जल उष्मक में जल गर्म करने के लिए भी किया जाता है। और सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को खाते हैं और विकसित होते हैं। हम पौधों और जीव जंतुओं दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर यह चक्र सूर्य के कारण ही संभव है। अतः हम सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य पर निर्भर करते हैं। विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं, आइए खोजें। तो बच्चों, विविध प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु हमें वनों में मिलते हैं, जंगल में मिलते हैं। बच्चों, वन जो है विभिन्न प्रकार के पौधों की सघन वृद्धि वाले बड़े क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सूर्य और भूमि जो है अपने अज्जी यानी कि दादी के साथ जंगल की सैर करने आए हैं। बच्चों, वन जो है पक्षियों और कीटों सहित कई जंगली जंतुओं के लिए एक प्राकृतिक आवास भी है। वह उन्हें भोजन और आश्रय भी प्रदान करता है। प्रकृति में प्रत्येक जीव उत्तरजीविता के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। जीवों में विविधता प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए भोजन सुनिश्चित करती है ना। पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण वन क्षेत्र जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। एक नए वन को उगाने या किसी लुप्त हुए वन को पुनर्स्थापित करने में कई वर्ष लग जाते हैं। अतः हमें नए वनों को दोबारा उगने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और इसके लिए हमें उनका संरक्षण और दायित्व पूर्वक उपयोग करना चाहिए। वन महोत्सव जो है पूरे देश में जुलाई महीने में मनाया जाता है। यह एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है। इस उत्सव के दौरान नए पौधे और पेड़ लगाए जाते हैं और वनों का सम्मान करने के लिए जागरूकता पैदा की जाती है। बच्चों, वनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वन जो है हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं और ऑक्सीजन की पुनः आपूर्ति करते रहते हैं। वन जो है वर्षा कराने में भी सहायता करते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं और साथ ही साथ जहाँ पे वन क्षेत्र होता है वहाँ पे बाढ़ की समस्या कम आती है, मिट्टी का कटाव कम होता है। वनों से हमें अनेक उपयोगी पदार्थ जैसे कि फल फूल, इमारती लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ियाँ या फिर कहें कि जलावन के लिए लकड़ियाँ और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो दवाओं को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं और गोंद, रबर जैसी अनेक प्रकार की जो है हमें उपयोगी पदार्थ वनों से मिलते हैं। एक बड़े वन क्षेत्र को काटने से क्या परिणाम होते हैं,
तो एक बड़े वन क्षेत्र को काटने का परिणाम यह है कि वायु प्रदूषण के बढ़ने की संभावना रहती है और जो जंगली जीव हैं, जो वन्य जीव हैं, उनके जीवन पर संकट आ जाता है। और यदि यदि हम जंगलों में पेड़ों को निरंतर काटते रहेंगे तो क्या हो सकता है, तो इससे जो है लगातार पेड़ों की कटाई करते रहने से जो हानिकारक गैसों की मात्रा है वायु में वो बढ़ती जा रही है, जिससे हमारा वातावरण जो है गर्म होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है और धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है, जिससे जो है पहाड़ों पर जमे हुए बर्फ जो है तेजी से पिघलने लगेंगे और जो महासागर है, समुद्र है, उसका लेवल बढ़ता जाएगा, है ना। तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी और धीरे धीरे पूरा पृथ्वी जो है वो जल में समा जाएगा। और भारत में जो है प्राचीन काल से ही वनों का आदर और संरक्षण करने की परंपरा रही है। भारत के लोगों ने जो है वनों को बचाने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन एक ऐसा ही प्रयास है। इसकी शुरुआत जो है 1970 के दशक में उत्तराखंड, जो उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था, में हुई। इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों को घेर लिया और उनसे लिपट गई और पेड़ों को काटने से जो है बचा लिया। और आगे है मृदा यानी कि सॉइल, चट्टाने, रॉक्स और खनिज यानी कि मिनरल्स। यहाँ पे अब ये दोनों बच्चे जो है दादी के साथ घर आ चुके हैं और फिर घर आने के बाद ये लोग बागीचे में जाते हैं और मिट्टी को तैयार करने में अपनी दादी की मदद कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जब हम मिट्टी को कोड़ते हैं यानी कि हल चलाते हैं या खुरपी से कोड़ते हैं, तो इससे मिट्टी के रंध्रों के बीच जो है वायु यानी कि हवा का प्रेजेंस ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार मिट्टी को तैयार करने से जो है पौधों के पर्याप्त विकास के लिए मृदा के कणों के बीच की जगह न केवल पर्याप्त वायु प्रदान करती है बल्कि जड़ों को भी आसानी से बढ़ने देती है। और जब ये दोनों मिट्टी को तैयार कर रहे हैं तो मिट्टी में इन्हें छोटे छोटे कंकड़, पौधों की जड़ें और कुछ केचुए भी दिखाई दिए। और जो केचुए होते हैं वो मिट्टी को उलटते पलटते हैं और ढीला करने में सहायता करते हैं। जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे, फल, सब्जियां, अनाज उगते हैं वो सारे जो है मिट्टी में ही उगाए जाते हैं। तो मिट्टी का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सूर्य का प्रकाश का होना, जल का होना, वायु का होना। क्योंकि मिट्टी नहीं होगा तो फसलें उग नहीं सकेंगी, तो फिर भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। और मिट्टी में बहुत सी वस्तुएं होती हैं जैसे कि रेत यानी कि बालू, कीड़े और कृमि। इनमें कई छोटे जीव भी हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। पौधे और जंतु भी विघटन और क्षय के कारण मृदा का हिस्सा बन जाते हैं। विभिन्न स्थानों में एकत्रित किए गए मृदा के नमूने अलग अलग रंगों के हो सकते हैं क्योंकि उनमें विभिन्न पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? तो मृदा का निर्माण लंबे समय यानी कि कई हजारों वर्षों में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। जब चट्टानें टूटती फूटती हैं तो उनसे जो है मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। और बच्चों, अपने आसपास चट्टानें देखी होंगी। चट्टानों का उपयोग कर घर, भवन, मंदिर, सड़क, बांध और मेज के ऊपरी भाग आदि के निर्माण में किया जाता है। स्लेट जैसी कुछ चट्टानों का उपयोग छत बनाने के लिए किया जाता है और लेटराइट का उपयोग जो है ईंट जैसी निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सकता है। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर कुछ महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। मानव ने चट्टानों का उपयोग कई हजार वर्ष पहले ही हस्त कुल्हाड़ी और तीर, शीर्ष जैसे उपकरण बनाने के लिए भी किया है। तो यहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के चट्टानों का जो उपयोग है वो यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में। यहाँ पे छत बनाने के लिए चट्टानों का उपयोग इस तरह से, और यहाँ पे ईंट बनाने के लिए लेटराइट का उपयोग। यहाँ पे देखिए हस्त कुल्हाड़ी है ना, जो शिकार करने के लिए जानवरों का किया जाता था। या फिर यहाँ पे पत्थर से बने तीर शीर्ष भी आप देख सकते हैं, तीर जो शिकार वगैरह करने में काम आते थे। यहाँ पे आप संगमरमर का खनन होते हुए देख पा रहे हैं। चट्टानों को तोड़ तोड़ कर जो यहाँ से संगमरमर निकाला जा रहा है। चट्टानें किससे बनी होती हैं? ये खनिजों से बनी होती हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम, सोना, तांबा और लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातुएं खनिजों से प्राप्त की जाती हैं। खनिजों का उपयोग वायुयान, कार, आभूषण, प्रसाधन, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। उदाहरण के लिए हम एक सामान्य फोन का उपयोग करते हैं, उसके निर्माण में लगभग 1 दर्जन खनिजों का उपयोग होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट आदि। ठीक है। चट्टानें मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके पुनर्निर्माण में भी हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनका संरक्षण और उपयोग बहुत ही दायित्व पूर्वक करना आवश्यक है। और बच्चों, क्या आप जानते हैं कि चट्टानों और खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता है? इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश जो वाहन हैं, जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो जीवाश्म ईंधन यानी कि
फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, कोयला। आइए जीवाश्म ईंधन के बारे में और अधिक जानें। जीवाश्म ईंधन जिसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप पेट्रोल पंप देख पा रहे हैं। सो बच्चों, सामान्यतः किस प्रकार के ईंधन का उपयोग अधिक होता है? वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल दो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन हैं। पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन भी कहते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस, कोयले और पेट्रोलियम को आमतौर पर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वे मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दब जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इन ईंधनों को बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग भोजन बनाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आजकल इसका उपयोग वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी के रूप में भी ईंधन की तरह किया जाता है। यह पेट्रोल या डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि इसमें धुआं बहुत ना के बराबर होता है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। यह भारत के कई भागों में पाया जाता है। तो बच्चों, कोयला उत्पादन राज्यों में झारखंड का नाम सबसे ऊपर आएगा। कोयले, लकड़ी और गोबर के उपलो जिसे हम गोईठा भी कहते हैं का ईंधन के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था। अब प्रदूषण कम करने के लिए प्राकृतिक गैस एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी, इधर से हटो। कोयले, लकड़ी और गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था। अब प्रदूषण कम करने वाली जो प्राकृतिक गैस है जिसे हम द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, धीरे धीरे इनका स्थान ले रही है। बच्चों, जीवाश्म ईंधन जो है इसकी भी मात्रा बहुत ही सीमित है। यदि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग वर्तमान में इसी प्रकार सतत रूप से करते रहे तो शीघ्र ही जीवाश्म ईंधन क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनका भंडार जो है सीमित है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों यानी कि इसका और इसको कम उपयोग करने के लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं, जो वैकल्पिक स्रोत हैं, जो ऑप्शनल है, और क्या क्या ऑप्शन है जिसका उपयोग करके हम इनका जो उपयोग है वो कम करें। जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। परिवहन और घरेलू ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण भी हुआ है। और पाठ के अंत में हम प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय इसके बारे में जानेंगे। नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय जिसको रिन्यूएबल किया जा सकता है और अनवीकरणीय जिसका रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। प्रकृति की निधि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन हैं। उदाहरण के लिए हमें सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश, नदियों से जल तथा पौधों एवं जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है। ये संसाधन जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं इन्हें प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। हम अपनी सुविधानुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत बल्ब, फर्नीचर, सौर पैनल, साइकिल आदि हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। इस प्रकार के सभी संसाधन जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आपने विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वायु, जल, सौर ऊर्जा, वन, मृदा, चट्टानें, खनिजों और जीवाश्म ईंधनों के विषय में जानकारी प्राप्त की। इनमें कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग जितना भी करें उसमें कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे थे जिनका अधिक उपयोग करने से ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। अतः संसाधन जिनका उचित समय विधि के भीतर नवीनीकृत यानी कि पुनः पूर्ति अथवा पुनर्स्थापन हो उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वायु, जल और वन जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, वायु, जल और वन अगर हम इसे विवेकपूर्ण उपयोग करें, है ना, तो इसका जो है फिर से नवीनीकरण होता है, रिसाइकल होता रहता है। पानी का भी रिसाइकल होता है। वनों की कटाई अगर आप करते हैं किसी रीजन से तो उसकी जगह पे एक नया वन विकसित करना आपकी जो है जिम्मेदारी हो जाती है। इसी तरह से अगर हम वायु को प्रदूषित ना होने दें, प्रॉपर जो है पेड़ पौधे लगाते रहें, तो ये हम जितना भी चाहे यूज कर सकते हैं। प्रकृति उनका नवीकरण कर देती है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवाश्म ईंधन जो है निर्मित होने में लाखों वर्ष लगते हैं। ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद ये क्षीण हो जाते हैं। ये उचित समय अवधि के भीतर उत्पन्न नहीं होते हैं और ना ही इनका पुनः पूर्ति होती है। इन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण खनिज है, मृदा, चट्टानें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इनका जितना ज्यादा आप उपयोग करेंगे उतना ही जल्दी ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी भी एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि मिट्टी का भी निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष में संभव हो पाता है।
और इसी के साथ हमारा ये अध्याय जो है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।